हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और आज की क्लास में हम रियासतों के एकीकरण के मुद्दे को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे कि 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना, उस समय एक खुशी के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी कि 552 देशी रियासतों का किसी भी तरीके से भारत में एकीकरण करना जरूरी था। वो जरूरी क्यों था, उसे हम इस मैप के माध्यम से समझते हैं। ये 1947 का भारत है। आप जो ये रेड वाला एरिया देख रहे होंगे, ये बेसिकली ब्रिटिश प्रांत वाला एरिया था, और ये जो ऑरेंज वाला एरिया आपको सब दिखाई दे रहा है, ये देशी रियासतें थी। और लॉर्ड माउंटबेटन ने बेसिकली 3 विकल्प देशी रियासतों को दिए थे। या तो ये देशी रियासतें भारत के साथ मिल जाएं, या ये देशी रियासतें पाकिस्तान के साथ मिल सकती हैं, या फिर स्वतंत्र रह। अब आप सोच के देखिए कि यदि ये देशी रियासतें पाकिस्तान के साथ मिलने का विकल्प चुन लेती, जैसा कि कई रियासतों ने चुना भी था, जैसे जोधपुर की रियासत ने पाकिस्तान के साथ मिलने का विकल्प चुना था, जूनागढ़ की रियासत ने पाकिस्तान के साथ मिलने का विकल्प चुना था, तो ऐसे में पाकिस्तान हमारे घर के बीच में बैठा होता है ना। इसी तरीके से कुछ रियासतें ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना, जैसे हैदराबाद की रियासत थी, भोपाल की रियासत थी, त्रावणकोर की रियासत थी। तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या होता, अगर ऐसा हो गया होता तो हमारे देश की परिधि के अंदर अलग अलग कई देश बैठे होते, तो हमारी राष्ट्रीय अखंडता को हम संरक्षित नहीं रख पाते। इसलिए रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और उनके सहयोगी थे वीपी मेनन। इनका सीधा सीधा प्रयास ये था कि बाई हुक और बाई क्रुक हमें रियासतों का एकीकरण भारत में करना ही करना है, यदि हमें हमारी पूरी क्षेत्रीय एकता अखंडता को संरक्षित करना है। तो बात समझ में आई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और कई मामलों में इंग्लैंड, जैसे त्रावणकोर के मामले में इंग्लैंड जैसे देश ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से ये एकीकरण ना हो पाए, क्योंकि उनके पीछे उनके स्वार्थ काम कर रहे थे। अभी हम एक एक करके उस मुद्दे पे बात करेंगे। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद से रियासतों के एकीकरण के प्रयास तेज हो गए, क्योंकि 3 ऑप्शंस मिले थे, और इन तीनों ऑप्शंस में जो सबसे प्रभावित करने वाला ऑप्शन था वो था स्वतंत्र रहने का विकल्प। क्योंकि कोई भी रियासत चाहती थी कि हम क्यों पाकिस्तान के अंडर जाएं, क्यों भारत के, हम स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं अपना। तो ये स्वतंत्र अस्तित्व भी कहीं ना कहीं बड़े खतरे की घंटी थी भारत के लिए। तो इसीलिए बड़े स्तर पे प्रयास किए गए, और 552 देशी रियासतों में से 549 देसी रियासतें ठीक ठाक तरीके से शामिल हो गई। हालांकि इन 549 में भी 3 रियासतों ने थोड़ा परेशान किया, जिसमें त्रावणकोर की रियासत है, भोपाल की रियासत है, और जोधपुर की रियासत है। लेकिन थोड़े बहुत प्रयासों के चलते ये रियासतें भी भारत में शामिल हो गई। लेकिन ज्यादा बड़े स्तर पे परेशान किया 3 बड़ी रियासतों ने, जिसमें एक रियासत थी हैदराबाद, एक रियासत थी जूनागढ़, और एक रियासत थी कश्मीर। इन 6 की 6 रियासतों की स्टोरी को अभी हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम जिन रियासतों को थोड़े बहुत प्रयास के साथ ही शामिल किया गया, उनकी स्टोरी को समझते हैं। जैसे सबसे पहली इनमें थी त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर। ये 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भी परेशान करने का काम किया। यदि हम त्रावणकोर की बात करें, यदि हम एक बार इसकी बात करें कि उस समय रियासतों का आप इंपॉर्टेंस समझिए एक बार। भारत के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 48% इन रियासतों के पास था। यानी यदि ये रियासतें स्वतंत्र या पाकिस्तान में जाने का विकल्प चुन लेती, तो जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र आपको आज दिख रहा है, उसमें से 48% जा चुका होता, और लगभग 28% पॉपुलेशन थी इन सारी रियासतों के पास। तो ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण थे भारत के लिए, इस बात को आप, इसका अंदाजा आप इन डेटा से लगा सकते हैं। यदि अब हम इसकी बात करें, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और को वीपी मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया था, और इनका सीधा सीधा प्रयास ये था कि किसी भी तरीके से, यानी हर संभव प्रयास हमें करना है, रियासतों का एकीकरण भारत के पक्ष में हो जाए। और शुरुआत में उन्होंने प्रीवी पर्स की शुरुआत की। प्रीवी पर्स बेसिकली एक प्रकार का भुगतान था, मंथली भुगतान, जो रियासतों को भारत में विलय
करने पे दिया जाता था। तो इन्होंने प्रीवी पर्स की व्यवस्था के माध्यम से कि भाई बाई हुक और बाई क्रूक, यानी हम कुछ इन्हें प्रोत्साहन दे देंगे, लालच दे देंगे, और जहां पे परेशानी हो रही है वहां पे हम सैनिक कार्यवाही भी कर देंगे, जैसे हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो के माध्यम से किया। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे उन विषयों को। और कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया विशेष तौर पे, और कुछ ने स्वतंत्र होने का निर्णय लिया, और कुछ पाकिस्तान का भाग बनना चाहती थी। अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। विशेष तौर पे आप ये मानिए कि 548 रियासतें आसानी से शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासतों ने जो थोड़ा परेशान किया शुरुआती दौर में, उनमें पहली थी त्रावणकोर। त्रावणकोर बेसिकली दक्षिण तटीय राज्य है। केरल वाला जो एरिया है उसके आसपास आप इस रियासत को देख सकते हो। इसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि हम आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। ये माना जाता है कि त्रावणकोर को भड़काने के पीछे, या त्रावणकोर को ये प्रोत्साहन देने के पीछे कि आप स्वतंत्र रहिए, ब्रिटेन का हाथ था। अब ब्रिटेन क्यों त्रावणकोर को स्वतंत्र रखना चाहता था? क्योंकि त्रावणकोर के पास मोनोजाइट, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे कि केरल के तट पर मोनोजाइट के भंडार हैं। तो मोनोजाइट खनिज की दृष्टि से त्रावणकोर समृद्ध था, और ये मोनोजाइट ब्रिटेन की नाभिकीय हथियारों की दौड़ में बढ़त दिला सकती। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटेन चाहता था कि त्रावणकोर स्वतंत्र रहे, और शुरुआती दौर में ब्रिटेन ने त्रावणकोर को प्रोत्साहित भी किया स्वतंत्र रहने की। लेकिन फिर कुछ अराजकता आती है, और केरल समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा, एक सीपी अय्यर थे, ये बेसिकली त्रावणकोर से ही जुड़े हुए, इनकी हत्या का असफल प्रयास किया जाता है। फिर इनको समझ में आ जाता है कि भाई भारत में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हितों को खतरा है। और फाइनली ये 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में शामिल हो जाता है। आपको ये तिथियां याद नहीं रखनी है, ध्यान रखिएगा। तो फाइनली 1947 में त्रावणकोर मतलब लगभग आसानी से ही शामिल हो गया। उसके बाद समस्या क्रिएट की जोधपुर ने। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले दोस्तों ये बता दूं कि कल से 23 अगस्त कल से स्टडी IQ IAS हिंदी के नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। यदि आप एक व्यवस्थित तरीके से अनुशासन से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, 13 से 14 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, डेली वीकली टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, यानी एक डेडिकेशन के साथ आप 13 से 14 महीने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इस बैच से जुड़े। ये P2I बैच है, यानी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। 2 साल तक आप क्लासेस को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये जो कंप्लीट बैच है आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। ठीक है, तो LD Live कोड ध्यान रखिएगा। कल से ही बैचेस शुरू होने वाले हैं। यदि एडमिशन नहीं लिया है और लेना चाहते हैं, जितना जल्दी। अगली रियासत है जोधपुर। अब जोधपुर के राजा थे हिंदू धनवंत सिंह, और यहाँ की प्रजा भी ज्यादातर हिंदू थी, लेकिन इनका रुझान पाकिस्तान की तरफ था। ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। उसके पीछे कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस थे। जैसे आप यदि मैप में देखोगे तो जो जोधपुर की रियासत है ये बिल्कुल पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन, इन अनुभवहीन शासन थे धनवंत सिंह, इनको ये लगता था कि भाई अगर हम पाकिस्तान में शामिल होंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा, हमें ज्यादा बेसिकली रियायतें दी जाएंगी पाकिस्तान की तरफ से। और इसमें सच्चाई भी थी। जिन्ना ने इनको साइन करके ब्लैंक चेक दे दिया था और ये कह दिया था कि आपको जो मांगे भरनी है भर दो, साइन कर दिया है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपको हम हथियारों को आयात करने का, हथियारों को निर्माण करने का की आजादी देंगे, कराची बंदरगाह तक आपको आजादी देंगे। यानी सारी मांगे मानने के लिए जिन्ना तैयार थे, लेकिन जिन्ना का प्रयास था किसी भी तरीके से जो जोधपुर रियासत है ये पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। लेकिन जब पटेल जी को इन सारी बातों का पता लगा तो पटेल जी ने तुरंत राजा से संपर्क किया और पर्याप्त लाभ देने का आश्वासन दिया। ये होती है कूटनीति।
ठीक है, कूटनीतिक तरीके से उनको राजी करने का प्रयास किया और उनकी जितनी भी डिमांड्स थी कि भाई हथियारों का आयात करने की अनुमति होगी हमको, तो पटेल जी ने कहा जाओ, हथियारों का आयात करने की अनुमति है। उसके बाद जोधपुर को काठियावाड़ रेल के माध्यम से यानी कनेक्टिविटी हम बढ़ा देंगे। अकाल, क्योंकि ऐसा एरिया है जहां पे कृषि उत्पादन कम है, तो अकाल की स्थिति में हम आपको अनाज इत्यादि की हेल्प करेंगे, आपके अधिकारों को हम नहीं छीनेंगे, और प्रीवी पर्स तो था ही। तो इस तरीके से पटेल जी के जो आश्वासन और जो भी वादे थे, उनके बाद जो धनवंत सिंह है, हनुमंत नहीं है, धनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और फाइनली जोधपुर रियासत भी भारत में एकीकृत हो। तो जोधपुर को भी आसानी से शामिल कर लिया। तीसरी थोड़ी समस्या उत्पन्न की थी भोपाल की रियासत। भोपाल के शासक थे मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम नवाब थे हमीदुल्ला खान, और यहाँ की जो जनसंख्या थी वो थी हिंदू। इनका ये कहना था, और ये जो हमीदुल्ला खान है ये मुस्लिम लीग के मित्र माने जाते थे और कांग्रेस के शत्रु माने जाते थे। इनका ये कहना है कि भाई हमें स्वतंत्र रहना है, हम स्वतंत्र रियासत चाहते हैं। जिन्ना और मुस्लिम लीग भी इनको भड़का रहे थे कि स्वतंत्र ही रहो, भारत में विलय करने का क्या लाभ है। अब आप सोच के देखो, यदि भारत के मध्य में एक स्वतंत्र रियासत रह जाती तो भारत के बीचों बीच एक स्वतंत्र देश का अस्तित्व होता। तो ऐसे में ऐसा होने नहीं दे सकते थे। हमारे राष्ट्र निर्माता विशेष तौर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को यह दायित्व सौंपा गया था, तो उन्होंने फाइनली इनसे वार्ता की और बड़े स्तर पे इनको जो भी प्रलोभन, जो भी लाभ देने थे उनकी बात की, और आसानी से ही इन्होंने जो हमीदुल्ला खान थे इन्होंने भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया और भारत के पक्ष में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब तक आते आते 552 रियासतों में से, मैं अभी केवल 552 रियासतों में से 549 रियासतें भारत में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन अब असली समस्या पैदा करेंगी 3 रियासतें, जिसमें सबसे पहली रियासत हम हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। हैदराबाद की रियासत, लोकेशन मैंने शुरुआत में दिखाई थी आपको। ये सबसे बड़ी और सबसे समृद्धशाली रियासत मानी जाती थी। खूब पैसे वाला शासक था, कंजूस टाइप का शासक था, ध्यान रखिएगा। ये जो शासक था ना, ये स्वतंत्र रियासत चाहता था, और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी बड़े स्तर पे इनकी सहायता कर रहे थे और आश्वासन भी दे रहे थे कि भाई स्वतंत्र रहो, अगर भारत की सरकार, भारत की सेना कुछ करती है तो हम है ना, हम सहायता करेंगे आपकी। तो इसे लगा कि ठीक है भाई, अब तो मेरे साथ पाकिस्तान भी मिल गया तो हम स्वतंत्र ही रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मतलब यहाँ पे मैंने बताया कि जो मुस्लिम शासक थे और जनसंख्या अधिकांशतः हिंदू थी, और इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर दी, यानी स्वतंत्र रहेंगे, भारत में शामिल नहीं होंगे। जिन्ना ने भी आश्वासन दे दिया था कि हम आपको सहायता करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो निजाम थे, इन्होंने भारत के जो भी निवेदन आ रहे थे कि भाई भारत में शामिल हो जाओ, या फिर धमकियां भी आ रही थी, लेकिन इन्होंने एक ना सुनी और अपनी सेना खड़ी करनी शुरू कर दी और यूरोप से हथियारों का आयात करना शुरू कर दिया और अपनी एक स्वतंत्र सेना बना दी। यहां तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन असली प्रॉब्लम तब हुई जब यहाँ की जो स्वतंत्र सेना थी और यहाँ के जो कट्टरपंथी कुछ व्यक्तियों के समूह थे, इन्होंने सामान्य हिंदू जनता पर अत्याचार करने शुरू किए। बड़े स्तर पे लोगों के घर जलाए गए, मारकाट की गई, लोगों को जान से मार दिया गया। तो जब इस तरीके की गतिविधियां शुरू हुई, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पे सेना भेजी। ये कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब सेना भेजी तो जवाहरलाल नेहरू से भी विचार विमर्श नहीं किया। ऑपरेशन पोलो के तहत यहाँ पे सेना भेजी। 4 दिन तक सेनाएं आमने सामने रही, भारत की सेना और निजाम की सेना, लेकिन फाइनली निजाम की सेना हार गई और निजाम भारत में शामिल हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से यानी बाद में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन भारत के जो कूटनीतिज्ञ थे वो कूटनीतिक तरीके से पेश आ रहे थे। यदि यहाँ पे वो निजाम को इंसल्ट करते तो हो सकता है यही निजाम बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक चुनौती के तौर पे सामने आते। तो ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इनको पुरस्कृत करते हुए हैदराबाद के गवर्नर के तौर पे नियुक्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। पूछा जाता है अलग अलग पीसीएस वगैरह में या फिर आईएएस में कि हैदराबाद किस तरीके से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। पुलिस
कार्यवाही के माध्यम से या सैनिक कार्यवाही के माध्यम से, कोई भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन। तो इसके माध्यम से फाइनली हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। अब अगला नंबर आता है जूनागढ़। जूनागढ़ की रियासत की यदि मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाऊं, ये है जूनागढ़, यहाँ पे आप देख रहे हो गुजरात का। जूनागढ़ को ये लगता था कि हम समुद्र के रास्ते आसानी से पाकिस्तान से जुड़ सकते हैं, तो हम पाकिस्तान में ही शामिल होंगे। जूनागढ़ के शासक थे मुस्लिम और जूनागढ़ की जनता थी हिंदू। अब इनका झुकाव था पाकिस्तान की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे घटनाक्रम हुए, आपको उन घटनाक्रमों में डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि फाइनली हुआ क्या कि जूनागढ़ के ऊपर, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या जो 80% है, इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे भयावह रूप धारण कर लेंगे, और वहां की 80% जो जनसंख्या है वो हिंदू है, वो भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। और जनमत, सरकार ने जनमत संग्रह से विलय के मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव रखा। यहाँ पे काफी सारी घटनाक्रम होते हैं जूनागढ़ में, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत की सेना, जब जूनागढ़ के नवाब जब पाकिस्तान के पक्ष में पूरी तरीके से हो गए, भारत की सेना वहां पे गई। जूनागढ़ के नवाब अपनी रानियों और कहा जाता है कि अपने डॉग लवर थे, वो अपने डॉग्स को लेके पाकिस्तान भाग गए और भारत की सेना ने वहां पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान इस बात को लेके जाता है अंतरराष्ट्रीय संस्थान में और ये कहता है कि भाई भारत ने तो यहाँ पे भी सैनिक कार्यवाही के माध्यम से शासन कर, तो उसके बाद जनमत संग्रह कराया। फाइनली जनमत संग्रह कराया और 100% जो जूनागढ़ की जनता थी उन्होंने भारत के पक्ष में मतदान किया। ठीक है, और इस तरीके से जूनागढ़ हमारी रियासत बनी। यानी आपको ध्यान रखना है कि जूनागढ़ किस तरीके से भारत की रियासत बनी, तो जनमत संग्रह के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, ये पूरी स्टोरी आपको लिख दी गई है, ध्यान, लेकिन इस स्टोरी की कोई खास जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जनमत संग्रह के माध्यम से फाइनली जो जूनागढ़ है वो भारत का हिस्सा बन गया। 1948 में ये कराया गया, तो इस तरीके से जूनागढ़ भी शामिल हो गया जनमत संग्रह। अब कश्मीर, कश्मीर की स्टोरी आपको पता है, मैं और बता देती हूँ। कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, मुस्लिम थी ज्यादातर, जनसंख्या थी ज्यादातर मुस्लिम। तो जो हरि सिंह थे इन्होंने भी स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया और ये पेशोपेश में था कि ना हम पाकिस्तान में भी नहीं जाएंगे, भारत में भी नहीं। लेकिन होता क्या है, पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान के सैनिक हथियारों से लैस आदिवासियों ने कश्मीर में घुसपैठ करना शुरू किया। तो हरि सिंह को लगा कि भाई ये तो मुझ तक पहुंच जाएंगे और पूरे कश्मीर पे अधिकार जमा लेंगे। तो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने मदद का आह्वान किया भारत की सरकार से। तो भारत की सरकार का कहना था ठीक है भाई मदद करेंगे, लेकिन पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो करो। तो हरि सिंह ने फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और किसी राजा के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने का मतलब था अब वो क्षेत्र भारत का है। तो भारत की सेना निकली पाकिस्तान की सेना का प्रतिरोध करने के लिए, लेकिन जब तक भारत की सेना जाती, पाकिस्तान की सेना, जो पीओके वाला एरिया आज आप देखते हो ना, इतने एरिया को पाकिस्तान की सेना जीत चुकी थी। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये मुद्दा जाता है यूएनओ में और बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को यूएनओ में लेके जाते हैं। यूएनओ जनमत संग्रह की बात कर देता है, लेकिन जनमत संग्रह भी कब होगा? जैसे ये कश्मीर है, कश्मीर का ये एरिया है पीओके, तो ऐसे में जनमत संग्रह भी तब होगा जब पाकिस्तान की सेनाएं वापस चली जाएं, तभी तो जनमत संग्रह होगा। लेकिन पाकिस्तान की सेनाएं कभी वापस गई नहीं, क्योंकि इनको खतरा था कि भाई यदि हम वापस चले गए तो भारत फिर से अधिकार कर लेगा। ना पाकिस्तान की सेनाएं वापस गई और ना ही जनमत संग्रह हुआ। और वर्तमान में तो इसकी पूरी डेमोग्राफी पाकिस्तान ने बदल ही दी है, तो वर्तमान में तो जनमत संग्रह होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से भर भर के लोगों को बसा रहा है। पाकिस्तान चाइना के नक्शे कदम पे चल रहा है। तो इस तरीके से आज भी कश्मीर की समस्या जो की त्यों बनी हुई है, लेकिन फाइनली कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया और भारत ने संचार, रक्षा और विदेशी मामले भारत के पास रखे और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है कि 1954 में जम्मू कश्मीर की संविधान ने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन कर दिया और विशेष दर्जा हमने कश्मीर को दिया था। हालांकि 5 अगस्त 2019 को हमने
विशेष दर्जे को वापस ले लिया है और 370 के काफी सारे प्रावधानों में संशोधन किया है। ठीक है, लेकिन अभी भी कश्मीर हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये था देशीय रियासतों का इतिहास। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं पीटी में, एक तो कितनी रियासतें हैं, किन्होंने किन्होंने वो किया, और जो 3 ये है ना, हैदराबाद को कैसे मिलाया, तो पुलिस कार्यवाही के नाम पे, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से। यानी इस तरीके से 552 की 552 रियासतों का एकीकरण भारत में संभव हो पाया, और इसके पीछे जो सबसे बड़े शख्स थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। इससे ज्यादा डिटेल में समझने के लिए यदि पीएचडी करनी है तो ठीक कर लो, लेकिन इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए, इतना मैंने बता दिया है। साथ ही दोस्तों, कल से नया बैच शुरू होने वाला है। यदि एडमिशन लेना है तो फटाफट आप एडमिशन ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ आपको ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का फाउंडेशन बैच है मात्र 2999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के लिए आप ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके की परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।